हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स फन डे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर होस्ट। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि बड़ा ही इफेक्टिव पार्ट है और बड़ा ही कंसेप्चुअल पार्ट है। मतलब कि आज हम जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट कह सकते हो। और आज मैं आपको एक स्पेशल डेरिवेशन बताऊंगा या फिर स्पेशल बात बताऊंगा, जहां पे हमें पता लगेगा कि अर्थ के रोटेशन से, अर्थ के घूमने से हमारे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। और वही बात कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए, आ जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल की एक्सिस है। ठीक है, ये ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो टेबल है, टेबल में डायमेट्रिकली, मतलब कि डायमीटर के अलोंग एक ग्रूव है। क्या है? ग्रूव मतलब गलियारा टाइप का, जिसमें से कोई निकल सकता है ना। और यहां से इसकी एक्सिस से ए डिस्टेंस पर एक बॉल है। ठीक, एक ऐसी कोई बॉल है। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट velocity of bid, ये हमारी बिड है, when it come out to the edge of table। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? जब ये बिड यहां से बाहर निकले, कहां से? इसकी एज से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बिड व्हेन इट कम आउट टू द एज ऑफ द टेबल, ऐसा कुछ दिया होगा। ठीक है, और ये ए डिस्टेंस पे यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पे क्या थी? रेस्ट पे है, यहाँ रेस्ट पे थी। ठीक, ऐसा कुछ। अब अगर बात करें बच्चा, तो और इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस क्या है? आर, ऐसा कुछ। तो जब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहां पर जो डायमेट्रिकली एक बिड है, तो जब ये यहां पहुंचेगी और ये हमारा ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके पास इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वीटी। ऐसा बोल सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी होगी। अगर हम यहाँ पे, ये आर रेडियस है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें, वीटी इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा इंटू आर। तो बेसिकली ओमेगा इंटू आर, तो वीटी हमारी हो गई ओमेगा इंटू आर। और वी नेट की बात करें, मतलब टोटल वेलोसिटी, क्या? टोटल वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट वीटी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट वीटी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर करके। तो हमें यहाँ पे वी आर भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ये वी आर। और वी आर क्या है हमारा? रेडियली वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी को देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आपसे कि रोटेटिंग फ्रेम में, किसमें? रोटेटिंग फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम में हमें पता है कि इस बिड पर एक फोर्स लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कितना? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का। और आर यहाँ पे वेरी कर रहा होगा, तो मैंने इस एक कंडीशन ले ली आर, मतलब कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं बोल सकता हूं जो एफ सेंट्रिपिटल होगा, सेंट्रीफ्यूगल जो होगा, वो कितना होगा बच्चा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये हमारा फोर्स है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है, ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन है,
एक्सीलरेशन क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं ये dv v dv बाई डी आर, v dv बाई डी आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे बेसिकली v dv इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v dv इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, इंटीग्रेट, तो हम यहां से वी आर निकाल सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन देखते हैं, जब हमारी डिस्टेंस a थी, a तो ये रेस्ट पे था, तो ये हमारा r a पर था, तो ये रेस्ट पे था। अब जब ये निकल रहा है कैपिटल R पे, तो R पे यहां निकल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी रेडियली मैंने मान ली वी आर है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा हमारा वी स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, वी आर से लेके 0 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट होगी r से लेके a तक। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब v की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा v होगा वो कितना होगा, ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया रेडियली वी आर हमारे पास आ चुका है, वी टी हमने निकाल लिया। वी नेट की बात करते हैं, तो वी नेट क्या हो जाएगा हमारा, वी नेट जो होगा वो होगा हमारा अंडर रूट वी टी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, वी आर कितना ये रहा, तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, तो सही लिखा है मैंने, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो वी नेट कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ओमेगा बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हमारा नेट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये बिड बाहर निकलेगी, बाहर की तरफ फिकती हुई निकलेगी, तो हमारी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा अंडर रूट 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन से तुम्हें डर लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ अलग से कुछ नहीं है। हमने क्या किया है, हमने बताया कि टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल स्पीड जो है वो वी टी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर हो जाएगी, जो हमें पता है। अब रेडियली निकालिए, रेडियली के लिए हमारे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रेडियली में तो हमारे पास ओनली एक्सेलरेशन होता है। तो हमने क्या किया, हमने आर पे जाके, आर डिस्टेंस पे जाके इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया। फोर्स कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, तो हमने लिख लिया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये हमारा हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हमने कन्वर्ट किया वी डीवी बाई डी आर से, और इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके वी आर की वैल्यू निकाली। और वी नेट क्या होगा, वो वी नेट होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो अब यहां पे हम कुछ पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालो। अब बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले हैं हम। तो हेडिंग कुछ इस तरीके से है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इफेक्टिवली समझा दूंगा कि स्काइडिंग मतलब स्लीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्लीपिंग के बारे में हम, इसको मैं समझा देता हूं। तो हेडिंग डालो स्लीपिंग ऑफ अ व्हीकल while taking a turn, मतलब कि जब कोई व्हीकल टर्न करेगा तो उस पे स्लीपिंग कहां होगी, कब होगी, किस कंडीशन में होगी, वो हम यहां पे पता करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पे क्या है, एक रोड है बच्चों, और एक कुछ इस तरीके का टर्न है, ऐसा कुछ। तो ये रोड है, और रोड पे हमारी कोई कार जा रही है, गाड़ी जा रही है इस तरीके से। तो जैसे ये टर्न आएगा तो यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, और कर्व का हमें पता है कोई ना कोई रेडियस होता है। तो मैंने मान लिया इसका r एक रेडियस है, इस कर्व का r रेडियस है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसा कुछ। अब जैसे ही ये हमारी गाड़ी, ये जो हमारी कार है वो यहां पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ इसके जो टायर होंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, बाहर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे स्पीड क्या आती है हमारी, कांस्टेंट ही, तो इससे लगने वाला जो ओनली फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो चलो हम बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि पहले हमारे पास एक कार थी जो कि v स्पीड से जा रही थी, ठीक। अब v स्पीड से जा रही थी तो ये यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची तो ये इस तरीके से, अब टायर तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये लो टायर यहाँ पहुंचेगी v स्पीड से, टेंजेंशियल स्पीड है v, ऐसा कुछ। अब इन रोटेटिंग फ्रेम बात करें, इन रोटेटिंग फ्रेम, तो रोटेटिंग फ्रेम में हमें पता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किस पर, कार पर, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो हम कह सकते हैं इसका मास m है तो रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से एक mv² r का फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को स्लिपिंग से बचाना, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा, बेसिकली फ्रिक्शन ही इसे प्रोवाइड कराएगा, ठीक। तो जो फ्रिक्शन होगा बाय एफबीडी, हम कह सकते हैं लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, mv²r होगा, mv²r, ऐसा कुछ होगा। अब हमें पता है कि जो ये फ्रिक्शन है, तो कोई भी पार्टिकल स्लिप करना स्टार्ट कब करता है बच्चा, अगर हमारा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, तो वो स्टार्ट करता है स्लिपिंग। तो हम कह सकते हैं इफ केस 1, इफ fr is less than fl, then does not slip. Second case, if fr is greater than equal fl, then start to slip, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास fr कितना है बच्चा, fr है mv²r। अगर ये हमारा ग्रेटर देन हो जाए, लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल देखें तो नॉर्मल बेसिकली कितना होगा, mg के बराबर ही होगा, क्योंकि हमारी रोड है, लाइक इस तरीके से देखो, इसको सोच सकते हैं, ये हमारी रोड है, ये हमारा कार है, इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से, तो हमारा नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो ये नॉर्मल mg के बराबर होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, mv²r ग्रेटर देन इक्वल म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg, m से m कैंसिल हुआ, v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल म्यू g r होगी, अंडररूट म्यू जी r। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इस कार की स्पीड v इक्वल्स टू अंडररूट म्यू जी r या उससे ज्यादा होती है, क्या इतनी या इससे ज्यादा होती है, तो फिर स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, और अगर इससे कम होती है तो स्लिप नहीं करेगी, सेफली टर्न कर लेगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे नोट लगा के कि फर्स्ट नोट, इफ v जो है वो लेस देन अंडररूट म्यू जी आर होगा, क्या म्यू जी इंटू आर होगा, सो सेफली टर्न कर लेगी व्हीकल, ठीक। और सेकंड क्या है, इफ, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, ये हमने रफ कर दिया, इफ v जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल भी रहा अंडररूट म्यू जी आर, सो कार स्टार्ट टू स्लिप, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आई होप आपको टर्निंग में स्लीपिंग समझ में आ गई होगी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कंसेप्ट सब पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं, ये टर्न है, हमने क्या किया, हम इसी में चले गए रोटेटिंग फ्रेम में। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं तो पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहेगा, बाहर निकालो, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बचाना चाहेगा, स्लिप करने से बचाना चाहेगा, प्रिवेंट करेगा
स्लिपिंग से बचाने के लिए। अब फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई mv²/r। अब अगर अप्लाइड फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो हमें पता है स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और अगर कम होगा तो नहीं होगी। तो हमने केसेस बना लिए, कम था तो हमारी डज नॉट स्लिप था, और अगर ज्यादा था तो हमारी स्लिपिंग स्टार्ट थी। तो स्लिपिंग स्टार्ट होने की कंडीशन निकाली, v की वैल्यू अगर √μg/r से ज्यादा आएगी तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और अगर कम रह जाएगी तो स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके। चलो अब यहां पे तो जो रोड थी वो फ्लैट थी। क्या थी? फ्लैट। अरे हाँ फ्लैट, टायर फ्लैट नहीं, जैसे 3 BHK 2 BHK वाला फ्लैट नहीं। फ्लैट मतलब कि फ्लैट, हाँ फ्लैट मतलब कि फ्लैट हाँ फ्लैट का मतलब कि कुछ उठी हुई नहीं है ना। अब अगर रोड जो है हमारी बैंक्ड हो जाए, बैंक्ड मतलब कि कुछ एंगल पे सस्टेंड हो जाए, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन होता है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक, तो हेडिंग डालो, स्लिपिंग ऑफ अ व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न इन बैंक रोड, on banked road, on banked road, अब banked road क्या होता है ना? ये कौन सी मूली आ गई? खेत की, है ना, खेत की मूली क्या आ गई? ठीक, चलो मैं बताता हूं banked road। जैसे कि आपने कोई ट्रैक देखा हो, है ना, तो ट्रैक कुछ घूमा होता है, जैसे कि अपन कार रेसिंग वाला ट्रैक देखते हैं, तो कार रेसिंग वाला ट्रैक जो होता है वो इस तरीके से घूमा होता है। ट्रक नहीं, ट्रैक जिसपे कार चलती है ना। तो ये कुछ ट्रैक इस तरीके से होता है। मैं बोल सकता हूँ ये हमारा है सर्कल, और ये हमारा कुछ पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ, ऐसे इस तरीके से। तो मैं अगर इसका एक पार्ट काटूं, ये वाला, तो ये पार्ट कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, ये एंगल थीटा। ये है हमारा कौन सा? घूमने वाला एंगल। ये हमारा ट्रैक है, और ये जो है पीछे से क्या हुआ है, ये जो रोड है, रोड उठा हुआ है। जैसे कि अगर हम कोई हिल स्टेशन जाते हैं, किस पे जाते हैं? हिल स्टेशन घूमने फिरने। हाँ, ठंडी ठंडी हवा खाने, ताजा ताजा। आजकल तो गर्मी पड़ रही है सर, कहाँ जाएं, कोरोना खा गया, कोरोना ने घूमना ही नहीं दिया सर, क्या बताएं, है ना। तो जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो टर्न लेते हैं, टर्न, तो हम ऊपर चढ़ाई करते हैं तो टर्न लेते हैं, तो हमें फील होता है ना थोड़ा सा हम इधर से ऐसे टिल्ड हो चुके हैं, टिल्ड। तो मतलब कि जो रोड है हमारी, क्या रोड, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी एंगल पे टिल्ड है, तो वो एंगल हमने थीटा मान लिया। तो उस जो रोड है टिल्ड रोड, उसे ही कहते हैं बैंक्ड रोड। क्या कहेंगे? बैंक्ड रोड, किसी एंगल पे बैंक्ड होना, तो बैंक्ड रोड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक्ड रोड क्या होता है। ठीक, तो बैंक्ड रोड की कहानी में क्या ट्विस्ट है उसे हम देखते हैं। हाँ सर, आओ सर देखते हैं। तो देखो, ये हमारा बैंक्ड रोड है, और इस पर एक गाड़ी है जो कि इस तरीके से जा रही है। ये हमारी थीटा एंगल, मास है, ऐसा कुछ। ठीक, अब बैंक्ड रोड है तो कुछ इस तरीके का सर्किल बनेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि घूमेगा तो सर्कल तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये वाला सर्किल तो बनेगा नहीं, ये सर्किल बनेगा। तो इसकी रेडियस हमने बेसिकली क्या कह दी? आर। हॉरिजॉन्टल सर्किल ही बनेगा, ऐसे घूमने वाला, यू 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 स्लिप। अरे तो चक्री वाले झूले में झूलते हो ना यार, तो चक्री वाले झूले में झूलते तो इस तरीके से तो हो जाते हो टिल्ड, है ना। तो वही तो बात चल रही है यहाँ पे। ठीक, ऐसा कुछ समझ गए ना बात को, फीलिंग ले ली ना, बैंक्ड रोड का ही की है। ठीक, ऐसा कुछ है। mg कहाँ लगेगा? बेसिकली नीचे ही लगेगा, ग्रेविटी तो महान है, mg तो नीचे नीचे लगेगा। नॉर्मल कैसा लगेगा? नॉर्मल हमारा इस तरीके से लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। और जो हमारा रोटेटिंग फ्रेम में बात कर रहे हैं, इन रोटेटिंग फ्रेम, तो रोटेटिंग फ्रेम में और क्या लगता है बच्चा? और क्या लगता है रोटेटिंग फ्रेम में? सर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है? ये हमारी रेडियस है, ये हमारा सेंटर है सी, तो इसकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसा लगेगा। और इसकी वेलोसिटी लाइक मैंने कहा v है, कितनी है? v, तो ये लगेगा कितना? mv²/r, ऐसा कुछ लगेगा। ओके, अब हमने क्या किया? हमने इसके कंपोनेंट कर लिए अलोंग द
तो ये जो है ये एंगल हमारा होगा थीटा बेसिकली। तो ये हो गया हमारा क्या, mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाला जो वो क्या होगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर ये बोले थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से mv स्क्वायर के भी कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। और ये वाला परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। ये हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इस कंडीशन में देखें केस नंबर 1, इफ mg sin थीटा, क्या mg sin थीटा मतलब इंक्लाइन प्लेन की बात कर रही है, ये mg sin थीटा और mv स्क्वायर बराबर होता है mv स्क्वायर बाय r cos थीटा के। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अगर बैलेंस करेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा क्या बच्चा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इफ mg sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, देन there is no friction, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो बेसिकली ये स्लिपिंग भी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा mg sin थीटा है, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है mv स्क्वायर बाय r cos थीटा के, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि mg sin थीटा इफ mg sin थीटा ग्रेटर देन हो जाता है mv स्क्वायर बाय r cos थीटा के, तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, हमें तो पता नहीं है, डायग्राम ही बताएगा हमें तो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं और इसका ही डायग्राम, ये सेकंड वाले केस का डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक, तो डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम क्या कहेगा, ऐसा कुछ है, ये एंगल थीटा है और ये हमारा हो गया, और यहाँ पे रफ सरफेस है। पहली बात तो यहाँ पे भी रफ सरफेस थी, यहाँ पे भी रफ सरफेस है। ठीक, तो हमारा mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा mg sin थीटा नीचे की तरफ, mg sin थीटा, ऐसा कुछ। नॉर्मल हमारा बेसिकली नॉर्मल है, और हमारा ये क्या है, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ है mg cos थीटा प्लस के mv स्क्वायर r sin थीटा। तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा प्लस के mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। तो ये हमारा नॉर्मल के अलोंग हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ होगा। अब mg sin थीटा जो है वो mv स्क्वायर बाय r से, mg sin थीटा mv स्क्वायर बाय r से ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी कहां होगी, नीचे आने की, नीचे फिसलने की। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसा कह सकते हैं। टेंडेंसी कहां है, नीचे आने की, तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ेगा, ऊपर। तो हम यहां से अगर फ्रिक्शन निकालें, क्या निकालें, फ्रिक्शन, तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन अगर बात करेंगे तो क्या होगी, क्या इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन बताओ। चलो, तो mg sin थीटा माइनस के mv स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस के फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी mg sin थीटा माइनस के mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, ऐसा कुछ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होगा हमारा, नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल वाली कंडीशन, तो नॉर्मल तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, mg cos थीटा प्लस के mv स्क्वायर बाय r sin थीटा होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रिक्शन आ चुका है, नॉर्मल आ चुका है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि ये कंडीशन, ये स्लिप कब नहीं करेगा, स्लिप करना स्टार्ट कब नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लेस देन हुई किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो हम कहेंगे ये स्लिप नहीं करेगा। और अगर इक्वल और ग्रेटर देन होगी तो स्टार्ट टू स्लिप करेगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे कंडीशन निकाल लेते हैं। तो कंडीशन निकालने के लिए आप इसे रफ पहले छाप लीजिए। अब मैं यहां पे रफ कर रहा हूं, तो रफ कर रहा हूं मैं इसको, यहां पे ऊपर वाले को, रोटेटिंग फ्रेम को भी रफ कर दिया,
सबको रफ कर दिया, ये केस भी रफ कर दिया, ऐसा कुछ। तो अब देखो, इफ कंडीशन फॉर स्लीपिंग, कंडीशन फॉर स्लीपिंग, तो एफ आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हमारा एफ लिमिटिंग हो जाए, एफ लिमिटिंग, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो एफ आर कितना है हमारे पास, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस के एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ग्रेटर देन इक्वल कितना, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा प्लस के एम वी स्क्वायर बाय आर, ये म्यू है, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हमारा हो गया ऐसा कुछ, ठीक है बच्चे पार्टी। अब यहां से अगर v की वैल्यू निकालें, हम इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकालते हैं, तो v की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो v की वैल्यू के लिए हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा जाएगा, है ना। तो v की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एम जी साइन थीटा, इसको हम इधर की तरफ लेके आए, क्या इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के म्यू एम जी कॉस थीटा, और इसको इधर लेके जाएं तो ग्रेटर देन इक्वल म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ये गया तो प्लस के साइन थीटा एम वी को क्या भूल गया, एम वी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा। आर को मैं इधर लेके जाता हूँ, आर में इधर ले जाता हूँ, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, देखो एम जी, एम तो कैंसिल कर दें, एम गया, ठीक, आर इधर आ जाएगा, तो जी आर हमने कॉमन लिया, जी आर साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा, ग्रेटर देन इक्वल, यहां से क्या आएगा कॉमन, यहां से कॉमन वी स्क्वायर कॉमन लिया, तो वी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया म्यू साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, ऐसा कुछ। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आएगी हमारे पास v लेस देन इक्वल अंडर रूट जी आर साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इस जो ये वेलोसिटी या स्पीड जो निकाली है, ये हमारी मिनिमम स्पीड होगी, दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ कार फॉर सेफ, मतलब अगर मैं बोलूं कि v मिनिमम निकालना है तो v मिनिमम के लिए हम इसको इक्वल कर देंगे, इक्वल, तो ये v मिनिमम हो जाएगा। तो v मिनिमम क्या है, मिनिमम स्पीड ऑफ कार फॉर सेफ बाय स्लीपिंग या स्कीडिंग, ठीक है। तो हमारा अगर हमारे पास जो स्पीड है वो इससे कम होती है, मतलब इससे कम होगी तो भी स्लिप करेगा, और इससे ज्यादा होगी तो स्लिप नहीं करेगा, ऐसा कुछ है। मतलब कि ये हमारी मिनिमम है, मिनिमम यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम होएगा तो स्लीपिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और इससे ज्यादा होने पर स्लीपिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब ये तो मिनिमम होगी, ऐसे ही क्या होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो केस नंबर थर्ड लिखेंगे। अब केस नंबर थर्ड क्या होगा कि अभी क्या लिखा था हमने सेकंड में, एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। अब हम अगर अपोजिट कर दें, अपोजिट बोले तो देखते हैं, मजा आ रहा है फिजिक्स में? हाँ सर मजा तो आ रहा है, ये बस चकरा रहा है, म्यू फ्यू पता नहीं क्या क्या आ गया, बैंग्ड कर दिया, कभी चला दिया, कभी ऐसे टिल्ड कर दिया, ऐसे मुड़ा रहे हो, है ना, पहाड़ पे चढ़ा रहे हो, कभी कभी हमें हिल स्टेशन लेके जा रहे हो, हिल स्टेशन पे हमें पर्वत दिख रहे हैं, है ना पर्वत, ठीक। तो केस नंबर थर्ड क्या है हमारा, इफ एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज ग्रेटर देन हो जाए एम जी साइन थीटा के, तो कंडीशन क्या होगी। तो देखो, तो हमने क्या, वही डायग्राम तो हम बनाते ही हैं, तो डायग्राम ये हो गया हमारा थीटा, ये हमारा हो गया
कार, तो नॉर्मल तो हो गया हमारे ऐसे, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा था mg cos थीटा प्लस के mv²r sin थीटा, ऐसा कुछ लग रहा था। इंक्लाइन के अलोंग क्या लग रहा था, ये हमारा mg sin थीटा था, mg sin थीटा, और इसके अपोजिट क्या लग रहा था, mv²r cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे mv²r cos थीटा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है mv²r cos थीटा अगर ग्रेटर देन हो जाए mg sin थीटा के, मतलब कि ये mv²r बड़ा हो गया है किससे, mg sin थीटा से, तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, मैं तो जाऊंगा, ये क्या बोलेगा, मैं तो जाऊंगा, लेकिन फिर क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा कहां, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, तो बाय डायग्राम, बाय एफबीडी या डायग्राम हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mv²r cos थीटा। तो यहां से हम फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन क्या होगा बच्चा, mv²r cos थीटा, mv²r cos थीटा माइनस के mg sin थीटा, और नॉर्मल हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा mg cos थीटा प्लस के mv²r sin थीटा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास mv²r cos थीटा माइनस के mg sin थीटा, और नॉर्मल हमारा mg cos थीटा प्लस के mv²r sin थीटा। अब हमें पता है क्या पता है, पार्टिकल स्लाइड करना स्टार्ट कब करेगा, स्काइड करना स्टार्ट कब करेगा, स्लिप करना स्टार्ट कब करेगा, जब हमारा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो हमारा स्टार्ट करेगा, और जो हमारा पर्टिकुलर हम बोले कि इस लिमिट पे, तो इस लिमिट से अगर नीचे रहेगा तो स्टार्ट नहीं करेगा, उससे ऊपर जाएगा तो स्टार्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं फॉर स्टार्ट टू स्लिप, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के होगा तो वो स्टार्ट करेगा। तो फ्रिक्शन कितना है, mv²r cos थीटा माइनस के mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल लिमिटिंग कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा प्लस के म्यू mv²r sin थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम वही v की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो, ये mv²r cos थीटा है, ये म्यू mv²r sin थीटा है। तो यहां से मैं v को इधर लेके आ रहा हूं और कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं ना। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट v² को कॉमन ले लिया। अब v² कॉमन लिया तो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बचेगा हमारे पास, m से m तो कैंसिल कर देते हैं, m गया, m तो खप गया, यम गयो। ठीक है, तो v²r cos थीटा, तो हमें क्या बचेगा cos थीटा, और r हमने क्या किया, r हमने एलसीएम ले लिया है ना, एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो या फिर चलो रहने दो, आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा फिर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ v, तो ये हो जाएगा, हमने जो कॉमन लिया है ये हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाय r, और इसको लेके आऊंगा तो माइनस के म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू, और उस जगह लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच रहा है, ओनली म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना है जी साइन थीटा। तो मैं जी को कॉमन ले सकता हूँ, तो जी मैंने कॉमन ले लिया, और बेसिकली कितना आया, म्यू कॉस थीटा प्लस के, इधर जाएगा तो साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा। अब v की वैल्यू देखें तो यहाँ पे r है, r को मैं इधर लेके जा सकता हूं, तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस के म्यू साइन थीटा, ऐसा कुछ आएगी। और ये ग्रेटर देन इक्वल ऐसे कुछ होगी। तो हम बोलें कि v की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो v की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आर जी, अंडर रूट भी आएगा ना, हाँ अंडर रूट, ऐसे कुछ अंडर रूट म्यू कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
माइनस के म्यू साइन थीटा। तो ये हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच इट डज नॉट स्लिप। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी फॉर विच इट डज नॉट स्लिप, इट डज नॉट स्लिप, मतलब कि कार जिसके लिए स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो इसमें और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस प्लस माइनस का फर्क है। उसमें क्या था, यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस था, यहां पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। तो याद करने के लिए बस जरूरी क्या है, ऊपर अगर प्लस आया और नीचे माइनस आया तो वो मैक्सिमम स्पीड है, और अगर ऊपर माइनस आया और नीचे प्लस आया तो वो मिनिमम स्पीड है। क्या है, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। तो यहां पे अगर मैं नोट लगाऊं, थोड़ा सा नोट लगा लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा याद रहेगा, और फिर इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट वाला है जो कि काफी कम लोग पढ़ाते हैं, आज हम उसे बताएंगे कि मतलब कि अर्थ के रोटेशन से, वो बताऊंगा मैं कि अर्थ के घूमने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हमारे वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर फिजिक्स को पसंद करते हो तो उस टॉपिक को भी पसंद करोगे, मजा आ जाएगा, गर्दा हिल जाएगा, गर्दा फाड़ देंगे। हाँ बस ठीक है। तो केसेस क्या है, यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। नोट, इफ जो हमारी v है, क्या v लेस देन v मिनिमम होगी, क्या v मिनिमम, सो कार स्लिप करेगी, कार स्लिप, या कार स्काइड स्लिपिंग, कार स्लिप करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, इफ जो हमारी v है वो ग्रेटर देन हो जाए v मिनिमम से। v मिनिमम की वैल्यू हमें पता ही है, अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा, माइनस आ जाएगा बस, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस के म्यू साइन थीटा। और अगर लेस देन हो v मैक्सिमम के, मतलब कि हमारी जो स्पीड है वो मी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो, या इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो देन कार डज नॉट स्लिप, कार डज नॉट स्लिप। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड क्या है, अगर v मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, क्या v मैक्सिमम से ज्यादा, तो v की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए किससे, v मैक्स से, देन कार स्लिप। तो मतलब कब बची रहेगी कार हमारी, किससे, स्लिप होने से, जब हमारी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में स्पीड रहेगी, तो हमारी कार क्या रहेगी, बची रहेगी। अदरवाइज हमारी कार स्लिप करेगी तो टायर घिसेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, पैसे की तो वैसे ही कमी है, तंगी चल रही है, कोविड ने वैसे ही कर दिया है ना, कोरोना ने। हाँ 2-4 लाख पहुंचा दो और क्या। हाँ अकाउंट नंबर दूं 810731, हाँ गूगल पे कर सकते हो। दूं क्या, सही बताओ। चल, तो ये हमारा हो गया स्लीपिंग की केसेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्लीपिंग क्या होती है और स्लीपिंग में मजा कितना आया है। ठीक, और स्लीपिंग से ही जो हमारे कार या फिर व्हीकल होते हैं उनके टायर ब्रेक होते हैं, फटते हैं, घिसते हैं, उन्हीं से घिसते हैं स्लिप करने से। अगर यहाँ पे स्लिप ना करे, मतलब कि टायर घिसे ही नहीं, तो फिर टायर फूटेंगे क्यों, मतलब टायर चलेंगे क्यों, मतलब बहुत टाइम तक चलते रहेंगे। टायर में ना तो वो रबड़ जो है वो फिसलेगा, ना वो कम होगा, तो हमारे टायर काफी देर तक चलेंगे। और अगर वो स्लिप करेगा, क्या करेगा, स्लिप करेगा, मतलब v मिनिमम से कम हो और v मैक्सिमम से ज्यादा होगी स्पीड, तो हमारा टायर क्या करेगा, स्लिप करेगा, तो वो टायर हमारा ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, फूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा आज का उसे पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है आप देखोगे काफी लोग पढ़ाते नहीं है ना, बेसिकली क्यों नहीं पढ़ाते, उसका रीजन ये कि इसमें से आता कुछ नहीं है, बट अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसमें, फिजिक्स में, तो पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं, मतलब आता तो बहुत सी चीजों में से कुछ नहीं है, लेकिन आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, कोई चीज अगर आपसे कुछ पूछ ले
तो वो कहां से क्लियर होंगे, तो वो यहीं से इस तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, जैसा कि एस सी वर्मा ने भी कहा है, एस सी वर्मा जी ने भी कहा है कि फिजिक्स को समझना है तो उससे प्यार करो, उससे लव करो, तो वही चीज यहाँ पे। ठीक है, तो हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑन वेट, मतलब कि वेट पे अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होगा। चलो, मतलब कि वही बात है कि एक जगह अर्थ पर तुम हो और दूसरी जगह अर्थ पर तुम हो, तो वहां से वहां जाओगे तो तुम्हारा जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि अगर तुम यहाँ पे हो पोल पर तो तुम्हारा वेट अलग होगा, और तुम इक्वेटर पे हो तो तुम्हारा वेट अलग होगा। कुछ लोग तो यही सोचेंगे सर पोल से इक्वेटर तक जाऊंगा तो कुछ ना कुछ थक ही जाऊंगा, ऐसे ही वेट खत्म हो जाएगा, ऐसे ही वेट कम हो जाएगा। तो वो भी ठीक है, वेट तो कम होएगा ही होगा, बट बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कम होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अरे मतलब कि यार पोल पे अगर तुम 1 किलो का वेट लेके जाओ और इक्वेटर पे 1 किलो का वेट लेके जाओ, तो वहां पे अपन नाप के बता सकते हैं ना कि हाँ डिफरेंस है या नहीं। वेटिंग मशीन आती है ना, वेटिंग मशीन से वेट नाप सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हमारी अर्थ जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। कैसी होती है सर? गोल गोल गुलाम, गोल नहीं होती वैसे, ये पोल्स पर, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है। पोल्स पे थोड़ी सी चपटी होती है, फ्लैट होती है थोड़ी सी। उसका रीजन भी होता है, उसका रीजन वैसे बेसिकली 12th में पढ़ोगे आप लोग। 12th में अर्थ मैग्नेटिज्म नाम से एक चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे कि यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसी कारण ये थोड़े से पिचक जाते हैं, है ना, ऑरेंज टाइप के हो जाते हैं, ऑरेंज की शेप के हो जाते हैं, है ना। ये पोल सही में है ना, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है तो ये हमारी एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड ये घूमती है। ठीक है, ये ओमेगा से घूम रही है, तो ये जो एक्सिस होती है इसी को नाम बोलते हैं हम बेसिकली। वैसे तो पोल एक्सिस होती है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। कौन सी बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। वैसे बेसिकली अगर अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म से तो हमारा जो अर्थ है वो इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूमता। एक और एक्सिस होती है जो कि इससे 11.2 डिग्री का एंगल बनाती है, उस एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, उसके अबाउट घूमता है। पर वो कुछ एंगल ज्यादा नहीं है, 11.2 एंगल बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं उसे। ठीक है, और एक ये एक्सिस होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर होती है। मानिए अर्थ की रेडियस क्या है? आर है, ये हमारा सेंटर है सी, और ये है इसकी रेडियस आर। अब यहां से किसी एंगल थीटा पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब अर्थ घूमेगी तो ये पार्टिकल भी कुछ ऐसे ही घूमेगा, इस तरीके से। अर्थ घूमेगी, अर्थ रोटेट करेगी, जैसे कि देखें तो अर्थ की एक्सिस ये है, अर्थ रोटेशन कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे इस तरीके से। तो अर्थ की जो एक्सिस है ये भी ऐसे इस तरीके से घूमेगा, इसी एक्सिस पे, इसकी। तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा पार्टिकल वो इस वाले सर्कल पर, ये ऊपर वाले सर्कल पे इस तरीके से घूमेगा किसी रेडियस आर पर, ऐसा कह सकते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? तो नॉर्मल लगेगा किस तरीके से? नॉर्मल लगेगा इस तरह से। mg कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना? सही कह रहा हूं? अब एक गधो, वर्टिकल डाउनवर्ड जब लगता है जब अर्थ के अंदर होती है। अब यहाँ तो अर्थ ही आ गई, तो यहाँ क्या लगेगा? सेंटर की तरफ। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा mg, ये mg, ऐसा कुछ होगा। अरे अर्थ के सेंटर पे ही लगता है ना, तो सेंटर कहाँ है? ये, तो mg कहाँ होगी? इस तरीके से होगी, इस डायरेक्शन में। अब इन रोटेटिंग फ्रेम बात करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम, इन रोटेटिंग फ्रेम। तो रोटेटिंग फ्रेम में क्या लगता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये इस रेडियस वाले पे घूम रहा है, इस वाले पे, तो इसके आउटवर्ड लगेगा। तो आउटवर्ड मतलब कि यहां ऐसे, ये हो गया हमारा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ऐसा कुछ होगा। ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली ये एंगल भी थीटा ही होगा, ऐसा कुछ।
तो यहाँ पे अगर देखें तो एक और चीज है, ये एंगल थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा और ये हमारा थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। सही लिख रहा हूँ ना, ये हाँ थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ऐसे कुछ इस कंडीशन में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, नॉर्मल की वैल्यू निकालें, तो नॉर्मल की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, देखो नॉर्मल जो आएगा वो आएगा बाय एफ बी डी along this direction, this one, ये नॉर्मल ही है वैसे, ये नॉर्मल, ये इस तरीके से, ये नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एम जी माइनस नॉर्मल प्लस के एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्मल आ जाएगा एम जी माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और आर की वैल्यू क्या है, आर इसकी रेडियस है, तो ये हम बोल सकते हैं ट्राइंगल टाइप का कुछ है, ये हमारा आर है कैपिटल आर, तो ये वाला क्या कॉम्पोनेंट हो जाएगा, कॉस थीटा, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास आर कॉस थीटा। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल होगा एम जी माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो गया इक्वेशन नंबर। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो देखा जाए बेसिकली आना क्या चाहिए था, अगर मैं बात करूं एक्चुअल वेट की, एक्चुअल वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट जो होता है, एक्चुअल वेट जो होना चाहिए था नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एम जी, क्योंकि वही होती है। और ये जो वेट आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, एन डैश बोल देते हैं, एन डैश और ये एन डैश, ऐसा कुछ, इसे हम नाम देंगे एपरेंट वेट। क्या, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। तो जो हमारा एपरेंट वेट आ रहा है वो एक्चुअल वेट से थोड़ा कम आ रहा है। एक्चुअल वेट कितना है, mg, अब mg में से तो माइनस हो रहा है ना एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा जो नॉर्मल एन डैश आ रहा है वो mg से कम आ रहा है। बेसिकली ये बहुत कम होता है, ये वाला जो कंपोनेंट, ये जो टर्म है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा हमारा जो हमारा रोटेशन होता है अर्थ का वो बहुत कम होता है, और ये तो ओमेगा स्क्वायर है तो और ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कम ही होता है, ठीक। अब ये हमारा एपरेंट वेट है और वो हमारा एक्चुअल वेट है, तो हम यहाँ पे अगर परसेंटेज इन वेट पूछें, क्या, परसेंट इन वेट, तो कितना होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, रफ कर देते हैं, तो रफ हो गया, हम एक्चुअल अपरेंट वेट को तो मैं निकाल रहा हूं, इसको लिख लेते हैं, तो देखते हैं, तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन वेट, तो हमें पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, वो होगा हमारा नया कितना, एन डैश माइनस पुराना n डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100, ऐसे कुछ होगा। एन डैश की वैल्यू कितनी है सर, एन जी माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होगी हमारी एन डैश की वैल्यू, माइनस नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी, एम जी डिवाइडेड बाय एम जी इंटू 100, एम जी से एम जी कैंसिल, ये एम से ये एम गया, तो ये कितना आएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा परसेंट। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट, आई नो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब अपन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है अभी, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज बतानी जरूरी थी कि क्यों हमारा वेट कहीं और जाके कम दिखाई देता है और कहीं और जाके ज्यादा दिखाई देता है, तो वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा, माइनस इंडिकेट
मास रिड्यूस्ड, और अगर ये मास डिक्रीज बोल दो, मास डिक्रीज, और अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा मास इंक्रीज हो जाता है ना। अब एक चीज है कि ये अर्थ था, ओहो अर्थ तो हमने बिगाड़ दिया, ये हमारा अर्थ था ऐसा कुछ, और ये अर्थ की पोल थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये क्या थे, इक्वेटर था, इक्वेटर। तो एंगल हमने कुछ ऐसा लिया था थीटा, तो इक्वेटर पे एंगल कितना होगा, थीटा 0 होगा, और पोल पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां जब पोल होगा, ये ओमेगा से घूम रहा होगा, तो पोल पे जब अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा और एक mg लगेगा ओनली, तो पोल पर नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर ही होगा। तो देखो कैसे आता है ये, मैं वो बता देता हूं आपको कि केस बात करते हैं कि इफ ब्लॉक एट पोल, तो हम बोल सकते हैं थीटा जो होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, सो cos 90 हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो cos 90 कितना है 0, तो एन डैश की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर, क्योंकि हमारी एक्चुअल वेट है। तो इसीलिए कहते हैं कि पोल पर क्या, पोल पर एक्चुअल वेट जो होगा वो अपरेंट वेट के बराबर होगा। क्या होगा, अपरेंट वेट के बराबर, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और अगर हम बात करें इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, तो केस नंबर 2 इक्वेटर हमारा, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर। तो सेकंड है हमारा केस 2 एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा कितना है, थीटा है हमारा 0, तो cos 0 कितना होगा, सो cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारा जो n डैश होगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, mg माइनस m स्क्वायर इंटू आर। तो जो हमारे एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम इक्वेटर पे जाएंगे, किस पे, इक्वेटर पे, तो हमारा वेट कम फील होगा, कम। अगर वेटिंग मशीन को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो वो हमारा जो वेट है वो कम नापेगा और पोल पर ज्यादा नापेगा। तो ऐसा नहीं है कि पोल से इक्वेटर तक आओगे तो तुम्हारा जो मास है वो घूमने फिरने से कम हुआ है, नहीं, वो अर्थ के रोटेशन से कम हुआ है, अर्थ के रोटेशन से, अर्थ ने जो रोटेट किया है उसके इफेक्ट से कम होता है। अब बेसिकली जो ओमेगा होता है वो होता है कम होता है, क्या होता है, कम, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ये जो टर्म है हमारी, ये वाली m ओमेगा स्क्वायर आर, ये काफी कमी होती है, मतलब मैग्नेट टाइप की होती है, तो इसीलिए वो इतना इफेक्ट नहीं देती। बट अगर हमारे पास कोई बढ़िया एक्यूरेसी वाला वेटिंग मशीन है, एक्यूरेसी वाली वेटिंग मशीन है, तो वो हमारे वेट को एकदम सफिशिएंटली बता देगी। मतलब कि मैं अगर एक ब्लॉक को लेके जाऊं यहाँ पे और वो 1 किलो का है, तो बेसिकली यहाँ पे जब आएगा तो वो 999.75 समथिंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो पोल पर और इक्वेटर पे वेट अलग अलग फील होते हैं, इसको फिजिक्स में भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अरे कुछ आया नहीं आया समझ में, जल्दी जल्दी बता दो, कमेंट करो, चलो कमेंट करके बताओ कि समझ में आया नहीं आया, आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी बताओ, और किस तरीके से, मतलब आज अपन ने थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ा, डेरिवेशंस पढ़े, मस्ती मजाक ज्यादा करा नहीं, है ना, जिसकी तुम लोगों को थोड़ी सी वो लग रहा होगा कि सर तो बस पढ़ाते ही जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज का पार्ट ही कुछ ऐसा था। पहली बात तो थोड़ा लेंथी था, डेरिवेशन प्रॉब्लम्स थी नहीं, तो हमारा ये कह सकते हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट आज खत्म हो चुका है। अब अगले नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, सेशन रहेगा, वो हमारा वर्क पावर एनर्जी रहेगा, उसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और हमारी जो एक मुहिम है क्या, फ्री एजुकेशन वाली, उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।